देख लो चौपाल रे सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा वो जी, सब लोग लगाया वो जी, टाबरिया ने समझा वो जी। चौपाल का सगला दर्शकाने राम राम सा दर्शकों 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जावे, क्योंकि ये दिन देश ने एक सूत्र में बांध वाला शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्मदिन है। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल देश का जो आंदोलन हुए उसमें बहुत महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाई। 1947 में देश आज़ाद तो होगा, लेकिन एक बिखराव की स्थिति है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल आपकी सूझबूझ, कूटनीति और अथक प्रयास से देश ने एकीकृत करियो। साथ ही 31 अक्टूबर ने रामायण का रचयिता महर्षि वाल्मीकि की भी जयंती है। आज आपा ये दोनों विभूतियों के बारे में जानकारी लेने वाला और आपन स्टूडियो में जानकारी देवाने पधारिया है डॉक्टर राजेश कुमार शर्मा, जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में निदेशक गांधी अध्ययन केंद्र पर है। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब जी, कि आज को अपना विषय है राष्ट्रीय एकता दिवस, तो आप सबसे पहले माने यह समझाओ कि राष्ट्रीय एकता दिवस जो है इसको मतलब क्यों मनाया जावे और इसको कई महत्व है। देखिए, आपने अभी जैसे कहा था, तो हम वो सारे ग्रामीण भाई बहनों के लिए या ये कहें कि जो युवा वर्ग है उसके लिए बहुत सारे ऐसे दिवस जो राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में आते हैं, राष्ट्रीय पर्व के रूप में आते हैं, राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाते हैं, उनका हमारे जीवन में, नागरिक जीवन में, हमारे राष्ट्र के जीवन में एक अभूतपूर्व एक तरीके से जिन लोगों ने योगदान दिया है उनका स्मरण करने का एक दिन है। लेकिन उनके द्वारा दिए गए वो मूल्य, वो आदर्श, वो सिद्धांत जिनको लेकर के आज हम जो भी कुछ हैं वो उनकी बदौलत आज अगर हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम लोकतंत्र में जी रहे हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा अगर लोकतंत्र है, भारत जो एक तरीके से जिसको हम कह रहे हैं अखंड भारत, अर्थात कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जिसकी हम कल्पना करके चलते हैं, वो यूं ही तो नहीं बन गया। क्योंकि आपको, हमको, हम सब ने पढ़ा है कि हमने गुलामी के 4 दशक देखे हैं। उन गुलामी के 4 दशकों में अलग अलग तरह की पीड़ाएं, वेदनाएं, हमारे बीच में फूट डालो राज करो की नीति, और हमारे बीच में बहुत सारे मतभेद हुए। इन सब से ऊपर उठ करके आज अगर ये अखंड भारत है, आज अगर हम भारतवर्ष में मना रहे हैं, तो वो राष्ट्रीय एकता दिवस जिस पर आपने कहा, वो राष्ट्रीय एकता दिवस को 2014 से, खास तौर से इस दिवस को जो कि 31 अक्टूबर को प्रतिवर्ष आता है, तब से हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने लगे। और उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि वो एक विभूति जिसका अभी आपने नाम लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा, ऐसा कोई भारतवासी होगा जो उस नाम से बखूबी परिचित ना हो। उनके बारे में हमने सुना बहुत है, लेकिन वो योगदान जो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में है, उसको अगर हम देखें तो उनका योगदान सबसे बड़ा रहा कि जब हम आज़ाद हो रहे थे उस समय बहुत सारी देसी रियासतें थी, रजवाड़े थे, और उन रियासतें और रजवाड़ों को अंग्रेज़ों के द्वारा जब हमें शासन सत्ता सौंपी जा रही थी तो उस समय उनको एक फ्रीडम दे दी गई थी कि वो चाहें तो स्वतंत्र रहें, चाहें वो भारत में मिलें, या चाहें तो वो पाकिस्तान के साथ चले जाएं। तो अगर हम उस नक्शे को देखते हैं और पीछे जाते हैं तो हम पाते हैं कि आज जो अखंड भारत का स्वरूप है उसमें एक बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ी देन अगर किसी की रही तो वो हमारे प्रथम, जिसको गृह मंत्री के रूप में कह सकते हैं, उप प्रधानमंत्री के रूप में कह सकते हैं, और जहां हम आज जिस स्टूडियो में बैठ कर के बात कर रहे हैं, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, वो भी उस समय उन्हीं के पास विभाग था। रियासतों का विभाग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और उनका जो अदम्य साहस, शौर्य, जो धीर गंभीर प्रकृति के थे कि जो ठान लेते थे उसको वो करके रहते थे, इसी का एक नतीजा हमने देखा कि जो कहते हैं कि लगभग 562 देसी रियासतों का भारत में विलय हुआ। और जब हमें आज़ाद हुए 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले ज़्यादातर रियासतों से सहमति दे दी गई थी या ले ली गई थी, लेकिन वो हमें मिल गई थी। यही बात हमारी जो जिज्ञासा है यही है कि वहाँ का जो ग्रामीण जो वहाँ का दर्शक है, माने आप ये बताओ कि जो राष्ट्रीय एकता का मायने सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहीं योगदान हो, वो उनके बारे में आप जानकारी दो। ठीक आपने फरमाया, जो बात मैं बता रहा हूँ उसी कड़ी को अगर हम देखें तो वो राष्ट्रीय एकता कब होती, कोई भी देश
का अगर कोई आधार है तो उसके अंदर जो एकता और अखंडता है, जितनी ज़्यादा किसी राष्ट्र के अंदर यूनिटी होगी, एकता होगी, अखंडता होगी, वो राष्ट्र उतना ही समृद्ध होगा, उतना ही वो मजबूत होगा, दृढ़ होगा। तो वो जो हमारे बीच में एक फूट थी, अलग अलग रजवाड़े, अलग अलग रियासतें, अलग अलग दौर थे, उन सब के बीच में एक सूत्र पिरोने का काम अगर किया गया तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ना सिर्फ वो 562 जो देसी रियासतें थी उनको एक सूत्र में पिरोया इस भारतवर्ष के रूप में, बल्कि उनके अलावा आपने और हमने पढ़ा होगा 3 ऐसी रियासतें रह गई थी जिन्होंने उस चीज़ को नहीं माना था, यानी दिल से स्वीकार नहीं किया, जिसमें एक बहुत बड़ा क्षेत्र हैदराबाद का आता था। एक जूनागढ़ आता था जो गुजरात के अंदर है, जिसमें सोमनाथ मंदिर, काठियावाड़, ये सारा इलाका जो आता था। तो जूनागढ़, हैदराबाद और एक जो जम्मू और कश्मीर के रूप में हम देखते हैं, ये तीनों प्रांत इस तरीके के प्रांत थे। उन तीनों प्रांतों में उन्होंने सहर स्वीकृति नहीं दी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान सबसे बड़ा ये था कि बिना कोई रक्तपात बहाए, बिना कोई खून खराबा किए हुए, और उनकी उस दृढ़ इच्छा शक्ति जो उनके पास गृह मंत्रालय था, उसके द्वारा उन्होंने जो जैसा है उसको उसी भाषा में समझाने का यत्न किया। हैदराबाद के अंदर भी जो निज़ाम था वहाँ ऑपरेशन पोलो अवश्य चलाया गया, यानी भारतीय सेनाएं वहाँ पर प्रवेश कर गईं। जो निज़ाम ये कह रहे थे कि हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं, ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, ना भारत के साथ मिलना चाहते हैं। अगर हैदराबाद को आज हम भारत के नक्शे में से आप एक बार नज़र डाल के देखें कि हैदराबाद अगर हमसे अलग हो जाता है तो हमारे अखंड भारत का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता था। ऐसे ही जो जूनागढ़ है उसको देखें तो वो जूनागढ़ को जब मनाया गया, उनके ने वहाँ का शासक को कहा गया, राजा को उनको कहा गया, तो वो जाके पाकिस्तान में छुप गए, यानी पाकिस्तान के साथ मिलने की घोषणा कर दी। लेकिन जनता तो चाह रही है कि मैं भारत में ही रहूं, भारत में लेकिन ही वो जो वो वहाँ का जब जनमत वाली बात आई या ज़्यादातर लोगों की आई, उनके विरोध को देख के वो तो पाकिस्तान भाग गए। और फिर ये सब सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही वो योगदान था कि उस जूनागढ़ को, यानी उस रियासत को भारत में उनके साथ मिलाया गया। ऐसे ही बहुत सारे जो प्रयास थे जिनके कारण वो एकता के सूत्र में अगर हम पिरोते हैं तो वो ना सिर्फ उसमें, बल्कि उनके द्वारा जो राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो महात्मा गांधी और अन्य जितने भी हमारे स्वाधीनता सेनानी थे, जितने अन्य नेता थे, उन सब के साथ में कंधे से कंधे मिला करके एक योगदान देने वाला अगर कोई था तो जिनकी जयंती को हम 31 अक्टूबर के रूप में, जिनके जन्म दिवस को पूरा देश मनाता है, जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से अब जानने लगे हैं, मानने लगे हैं, पहचानने लगे हैं। 2014 से लेकर के, यानी जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब इसमें आए और आने के बाद से लेकर के ये 2014 से वहाँ पर मनाया जाने लगा। इसके साथ में एक चीज़ की और ध्यान आपका लाना चाहूँगा कि 2013 में ही, यानी 14 से पहले, राष्ट्रीय एकता दिवस से पहले, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनके उस योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से एक यूनिटी ऑफ जो एक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी जो एकता की मूर्ति के रूप में एक हमारे बीच में सिर्फ संस्मरण याद रखने के लिए इस तरह की एक मूर्ति की स्थापना का प्रायोजन किया गया 2013 में, जो बाद में बन करके तैयार भी हुई। आपने हमने जो घूमने जाते हैं करते हैं तो उसमें स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का नाम सुना है, जो फ्रांस और अमेरिका के मध्य, यानी अमेरिका में न्यूयॉर्क में जब हम जाते हैं तो जो लिबर्टी यानी स्वतंत्रता की जो मूर्ति हम कह रहे हैं वो विश्व में एक तरीके से अनूठी थी। लेकिन आज सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैच्यू है वो पूरे विश्व में सबसे ऊंची है, सबसे बड़ी है, सबसे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो 181 मीटर उसकी लंबाई है। अगर उसके नीचे के बेस को संभालें तो 240 मीटर की लंबाई है। जिस तरह से वहाँ को विशाल व्यक्तित्व है, जैसा विशाल व्यक्तित्व था वैसे ही उनकी मूर्ति बनाई गई है। बहुत अच्छी बात है। तो और ये मतलब देश आज़ाद हो वो एक अलग बात है, लेकिन देश ने अखंड बनाने में जो आज आबादी मतलब कह सका एक झंडा के नीचे पूरा देश आवे है, उस एक जो पीछे कह सका बहुत अथक प्रयास करे होला। उन प्रयासों में एक चीज़ मैं आपको और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आप देखिए कि ये वो नेता थे या हमारे जिन्होंने स्वाधीनता सेनानी थे, ऐसे सभी लोगों को अगर उठा के देखें जिनकी वकालत बहुत अच्छे से चल रही थी, जो अपने आप में पेशे से वकील थे, बैरिस्टर थे, सब कुछ छोड़ करके गांधी जी के एक आह्वान पर के उनको कार्यकर्ता और इस तरह के लोग चाहिए जो भारत को आज़ादी दिला सकें,
जो किसानों को उनके खिलाफ जो दमन और अत्याचार हो रहा है उससे मुक्ति दिलाने के लिए आगे आ सकें, एक आह्वान पर, एक आवाज़ पर वो इस आंदोलन में कूद बिल्कुल पड़े आगे थे। में यही है कि जो किसाना के प्रति वहाँ को जो आंदोलन रहे हो वो बहुत ही मतलब जो आज की जो आप समझिए कोऑपरेटिव वगैरह जो है संस्था ठीक वो बात उन वक्त की सोच ही वहाँ की। और जो आप अगर सोचा कि किसाना ने ये समझावो कि एकता के साथ और अगर आप रहा तो बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदो मिल सके। अच्छा, एक जो ये सबसे बढ़िया बात तो यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो वो सब लोग ये समझे कि साहब ये तो नाम ही है सरदार वल्लभ भाई पटेल। जी, जी, लेकिन जी, जी। आप हमारे दर्शकों ने ये बताओ कि पटेल सरदार क्या बना, मतलब पटेल तो वो हाँ, लेकिन सरदार वहाँ को क्या नाम जुड़े वहाँ के नाम से? आपने देखो अपने आप ही स्पष्ट कर दिया इस बात को। गांव वाले भी, शहर वाले भी, भाई बहन, हमारे युवा सब इस बात को जानते हैं। और ये जब पढ़ते हैं तो हमें यही लगता है कि शायद एक ही नाम है, एक नाम नहीं है। ये सही है कि जो वल्लभ भाई हैं, वल्लभ भाई पटेल, उनके आगे जो सरदार लगा हुआ है वो उनको दी गई एक उपाधि है। जैसे महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं, तो राष्ट्रपिता कहना ये नाम का नहीं है। उनका नाम तो मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन उनको हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कह रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि इसी कारण से मिली कि जो सबसे बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन था वो किसानों के लिए था, या जमींदारों के लिए था, या गाँव के लोगों के लिए, जिसको हम ग्रामीण जीवन कह रहे हैं, वो लोगों के लिए कि वो गुजरात प्रांत उस समय, क्योंकि गुजरात मूल थे, वो गुजरात में पैदा हुए, बड़े हुए, वहाँ पढ़े लिखे। आज के समय में नई युवा पीढ़ी को देखें तो आज 15-16 साल में हम मैट्रिक कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने 22 साल में 10वीं परीक्षा पास की थी। और उसके बाद बड़े संघर्षों से, बड़ी तंगी से, जिसको हम कह सकते हैं, एक मध्यम परिवार थे, सब कुछ थे, वहाँ से लाके बैरिस्टर तक वो पहुँचे। तो वो जो आंदोलन थे किसानों के, यानी अंग्रेज़ों के द्वारा जो लगान लगाया जा रहा था, जो कर वसूले जा रहे थे, और वहाँ पूरी 2 साल से फसल नष्ट हो गई थी। हमने नाम कुछ आंदोलन के सुने होंगे, जिसमें खेड़ा का आंदोलन, वारडोली का आंदोलन। ये खेड़ा और वारडोली दोनों के दोनों गुजरात के अंदर वो स्थान है जहाँ से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी वल्लभ भाई पटेल को सरदार बनाने वाला वो आंदोलन था जो किसानों के लिए, किसानों के हित में उनके द्वारा चलाया गया। और अंग्रेज़ों के खिलाफ लोगों को लामबंद किया गया, इकट्ठा किया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा जिस तरीके से उन्होंने उनकी मवेशियों को और उनकी ज़मीनों को गिरवी ले लिया, जिनको एक तरीके से अधिग्रहण कर लिया, यानी ज़मीन को और उनको सरकार ने ले लिया, उन सब चीज़ों को लेकर के एक तरीके से हम कहें तो उस चीज़ को देने से उन्होंने मना कर दिया कि कोई कुछ नहीं लौटाएंगे। और आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़े हुए, और वापस वो ज़मीन भी किसानों को मिली, उनके मवेशियाँ भी वापस मिली। और इस तरह से लेकर के जब वो आंदोलन चलाया गया तो उसके बाद महिलाओं के द्वारा, किसी ऐसे कोई पुरुष, या पुरुष से मेरा तात्पर्य किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं, बल्कि सरदार की उपाधि, वो जो ग्रामीण महिलाएं थी, जो किसान थे, जिनके हित में उन्होंने काम किया, उनके द्वारा उनको सरदार की उपाधि से नवाजा गया और सरदार के नाम से उनको जाना गया। जैसे कि अब आप बताइए कि गुजरात का वह मूलतः रहा और गुजरात में ये आंदोलन भी किया। गुजरात का माने एक सामाजिक योद्धा के रूप में भी देखे जावे, जो कि वहाँ की एक सोच ही कि भाई वह वर्ग भेद के खिलाफ आ, वर्ण भेद के वह खिलाफ आ। और वह आज के अगर परिप्रेक्ष्य में आप देखा तो ये बात आज भी लागू हुआ है और आज भी यह उचित है। आज अगर आप सोचा कि जो वह उस वक्त बताई बात कि ये सब खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन वो आज तक चल रहे हैं, तो ई बारे में भी आप हमारे दर्शकों ने बताओ, ग्रामीण दर्शकों ने खास करके, क्योंकि वे जो एक आंदोलन चलायो जिन्हें कहवा कि आदिवासी लोगों के तई, आदिवासी लोगों ने वह बहुत मतलब जिन्हें क्या प्रेरणा दी और वह आगे बढ़ायो, तो वो के बारे में भी आप जानकारी दें। देखो, ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि उनके द्वारा जो वर्ग भेद और वर्ण भेद के खिलाफ एक तरीके से उन्होंने अपने जीवन को उसमें आहुति दे दी, पूरा सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो आगे आए, इन सारी विरोध कुरीतियों के खिलाफ वो आगे आए। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो किसानों में जो प्रभाव था वो शायद एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जितना स्वयं महात्मा गांधी का भी इतना प्रभाव नहीं था। राष्ट्रीय आंदोलन पे महात्मा गांधी बहुत बड़े नेता के रूप में उभरे, अंग्रेज भी उनसे थर थर काँपते थे, सब कुछ था। लेकिन उसके बाद भी उस क्षेत्र के जितने किसान थे उनमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की पकड़, जिसको कहते हैं नब्ज पहचानना, वो नब्ज किसानों की जानते थे। और किसानों के साथ स्वयं भी ये किसान थे, उन किसानों के साथ एक तरीके से उनके दुख दर्द में वो शामिल हुए और वो सारी किसानों के लिए उन्होंने वो आंदोलन चलाए। इस तरह।
हाँ बिल्कुल। और जहाँ की वे समाज के मैंने ये भी कही कि ये शराबबंदी का शराबबंदी का वह उनका पक्षधर रहा कि भाई नशा से जो है आप पैसा खराब ना करो, आपकी सेहत खराब ना करो। तो उनके तय भी वो बहुत एक सब लोगों ने चेताई हो, जो कि उस समय से लेकर आज का समय तक की ये प्रासंगिक है। वहाँ के जो सोच ही उन टाइम की भी, और अगर आज अपन अगर ज़रूरत आज भी वहाँ की महसूस करा तो यह है कि वह सब चीज़ें आज भी लागू हुआ है अपने ऊपर। नहीं, आज भी वो चरितार्थ उसी रूप में होती हैं जब उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में उनके द्वारा किया गया था, वो आज भी, चाहे भारत में कितने ही कानून बन गए, कितना ही कुछ हमारे पास सब कुछ हो गई, लेकिन वो सारे, चाहे छुआछूत को ले लें, वर्ण भेद को ले लें, वर्ग भेद को ले लें, वो सारी समस्याएं आज भी हमारे ऊपर विकराल रूप ले रही हैं। हमारे सामने एक बड़ी चुनौती के रूप में हम भारतीय एकता और अखंडता को, ये सबसे बड़ी चुनौती है। इसमें सबसे बड़ा कोई योगदान दे सकता है तो वो हमारा युवा वर्ग दे सकता है। जो हमारे भारत का युवा है वो इसमें एक महती भूमिका ठीक वैसे ही निभा सकता है जैसे पूरे स्वाधीनता आंदोलन में स्वाधीनता सेनानी तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें कुछ गिने चुने जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया, वो नेतृत्व प्रदानकर्ताओं के रूप में उसी तरह से युवा पीढ़ी अपना ये भूमिका निभा सकती है। जब तक हम तैयार नहीं होंगे कहने से या कानून बनाने से, ना वर्ण भेद मिटता है ना वर्ग भेद मिटता है। कानून बहुत सारे हैं, इसके लिए हमें आगे आना होगा और उनके द्वारा भी दिए हुए उन विचारों को, उन सिद्धांतों को हमें कहीं ना कहीं अपने जीवन में आत्मसात करना पड़ेगा। बिल्कुल। और 31 अक्टूबर ने रामायण का जो रचयिता महान ऋषि महर्षि वाल्मीकि को भी जन्मदिन है। तो उनके आपा परिप्रेक्ष्य में अगर देखा तो वहाँ की जो सोच ही, जो इतनी सदियाँ पुरानी सोच ही, वह भी आज का युवा ने प्रेरणा देवे। तो उनके बारे में आप समझाओ कि किस प्रकार से वाल्मीकि जी की जो विचार हा, सोच ही, उन्हें किस प्रकार से आप युवा आज आपका जीवन में उतार, जीवन सफल करे। देखिए, ये भी एक अद्भुत संयोग है कि जिस 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मना रहे हैं, उसी दिन जो अगर कहें महर्षि वाल्मीकि की, उनकी जयंती भी हम उसी दिन मना रहे हैं। हालांकि उनका जो जन्म है वो अश्विन मास की जो पूर्णिमासी है उस दिन आता है, और वो उस दिन संयोग से 31 अक्टूबर जिस तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी जन्म दिवस है, उस तरह से वाल्मीकि का 31 अक्टूबर नहीं है, लेकिन वो उनकी जन्म तिथि के हिसाब से इस वर्ष जो पड़ रहा है वो 31 अक्टूबर को पड़ रहा है। अलग अलग तिथियों में पड़ता है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि के योगदान को कहीं भी अगर हम देखें तो कोई नकार नहीं सकता, भुला नहीं सकता। उन्होंने वो अद्भुत एक तरीके से महाकाव्य की रचना की, वो एक ऐसी रचना की जो कालजय है, एक तरीके से हर काल से आगे जा करके वो एक शिक्षा देती है। सामाजिक सरोकारों से वो जुड़ा हुआ है। एक जो संयुक्त परिवार हमारे हुआ करते थे, जिनके कारण हम भारतवर्ष को एक अखंड भारतवर्ष या हमारी एक पहचान विश्व के दूसरे कोने में आपको इस तरह की पहचान नहीं मिलेगी, तो वो एक संयुक्त परिवार प्रथा के बारे में जिस तरीके से रामायण में वर्णन किया गया, आचार विचार नीति अनीति, उन सारी चीज़ों को लेकर के उस महर्षि वाल्मीकि को याद करने का एक बहुत अच्छा अवसर है। उनके बारे में भी अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें आप और हम आश्चर्य करते हैं कि वो महर्षि वाल्मीकि और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों के अंदर एक तरीके से संयोग कह सकते हैं कि दोनों ही ऐसे थे कि कहाँ तो 1916 तक सरदार वल्लभ भाई पटेल जो महात्मा गांधी हैं उनके लेक्चर को, व्याख्यान को सुनने के लिए पड़ोस में क्लब में जाने के लिए तैयार नहीं थे। उनको पता था कि ये बोल रहे हैं लेकिन नहीं, और उसके बाद वो महात्मा गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरा उसमें योगदान दिया। ठीक वैसे ही जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो कहाँ तो वो पाप यानी लूट पाट और ये सारी चीज़ें किया करते थे, और पैसे से देखें तो वो कोई इस तरीके के नहीं थे, लेकिन उनको जो आभास हुआ, जैसी कहावतों में और सुनने में आता है कि नारद ऋषि वाला आपने हमने समझे सुना है कि वो जा रहे थे और उनको नारद ऋषि जी जब जा रहे थे उनको लूट लिया। लूटने के बाद जब उनसे वो पूछा गया कि क्या ये सब जो पाप कर रहे हो उस पाप के भागी आप स्वयं हैं या आपका परिवार भी इसमें भागी होगा, तो उन्होंने सोचने के लिए कि भाई क्या होगा नहीं होगा, वो बांध गए उसको पेट से। और जब उन्होंने परिवार से जाके पूछा कि जो कुछ मैं कमा के ला रहा हूँ और ये सब कुछ जो पाप का भागीदार हूँ, तो इसमें कौन कौन परिवार में से शामिल हैं, तो कोई भी परिवार में से उस पाप का भागी बनने के लिए तैयार नहीं था जिसके लिए वो कमाई कर रहे थे। तो इस तरह से उनके बारे में उनकी जन्मतिथि को लेकर के कोई ठोस प्रमाणिक आधार तो हमें नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि जन्मतिथि से ज़्यादा उनके द्वारा जो उनका व्यक्तित्व और कृतित्व है, जो उन्होंने महाकाव्य की रचना की,
जो रामायण हमें दी, वो रामायण हमारे पारिवारिक जीवन के, सामुदायिक जीवन के लिए, हमारी एकता के लिए, अखंडता के लिए, शुचिता के लिए जिस तरह के महाकाव्य को हमें दिया, वो एक अद्भुत महाकाव्य है। वो महर्षि वाल्मीकि कहाँ इस तरीके के थे, और जब उनको ज्ञान हुआ, जब उनको आभास हुआ, तो वो किस तरीके से प्रकांड, दूसरी चीज़ें और भी बहुत सारी हैं, चींटियों के बारे में जो उनको कहा जाता है महर्षि, यानी जो वाल्मीकि है, वाल्मीकि का मतलब हमको नाम वाल्मीकि नाम कौन है? वाल्मीकि का जो लेकिन वो आपने जो हमने साधना समझा। करी तो वह जब वो मतलब वहाँ के ऊपर दीमक से दीमक चढ़ गई उनके हाँ, ऊपर, और वो पूरी दीमक मिट्टी की का- बामी बन गई, तो एक बिना तरीके से वाल्मीकि मिट्टी बन कहवे गई। तो वह इससे वहाँ को नाम तो वाल्मीकि वो हो। वाल्मीकि, दीमक कहें, चींटियां कहें, वो साधना में इतनी तल्लीन हो गए। वो व्यक्ति जो पाप और अनाचार करने में एक तरीके से व्यस्त था, वो उसमें एकाएक इतना बड़ा परिवर्तन होता है। और उसके बाद ब्याह का आपने सुना होगा, क्रौंच का, कि वो भी, यानी बहुत सारे उनके बारे में ऐसी चीज़ें हैं कि जिनसे उनको बोध हुआ, आत्मबोध हुआ, और आत्मबोध होने के बाद इस तरीके की एक रचना उन्होंने की, इस तरीके का संस्कृत का उनको जो ज्ञान रहा, और भाषाओं पर उनका जिस तरीके का ज्ञान था, वो निश्चित रूप से हमारे समाज के लिए, हमारी युवा पीढ़ी के लिए, हमारी इस पीढ़ी के लिए, यानी वो याद रखने का, उनका अनुसरण करने का, उसमें से जो भी अच्छी चीज़ें हमें लग रही हैं, वैसे तो सारा ही अच्छा है, लेकिन उनमें से चुन के जिसको जो अच्छा लगता है, वो अगर हम अपने जीवन में एक एक चीज़ को भी अपनाएं, तो हमारा जीवन भी ठीक उसी प्रकार से परिवर्तित हो सकता है। हमारी जो भी शंकाएं हैं, हमारे जो भी संकट हैं, जो भी हमारी निराशा है, जो डिप्रेशन है, कोरोना काल और ये सब चल रहा है, उस दौर में भी अगर हम देखें तो उससे हमें शक्ति और ऊर्जा हमें प्राप्त होगी। तो ऐसे अवसर पर हम महर्षि वाल्मीकि उनका भी स्मरण करते हैं, उनको नमन करते हैं। देश भर में अलग अलग तरीके से उनकी जयंती को मनाया जाता है, समारोह पूर्वक सबसे बढ़िया मनाया बात तो ये है जाता कि अगर आज का युवा ये वहाँ से सीखे तो इच्छा शक्ति है, अगर आदमी इच्छा शक्ति से आपको जीवन में परिवर्तित कर सके है। इच्छा शक्ति दोनों की आप देखिए, दृढ़ इच्छा शक्ति के नेता और राजनेता और मंत्रिमंडल, यानी हमारा आज़ादी के बाद भी भारत के अंदर इतने सारे सशक्त नेता थे, लेकिन उससे पहले मुझे याद आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जब हम पढ़ते हैं, तो वो मेनन साहब के साथ, यानी 15 अगस्त 1947 को जब हमें आज़ाद मिलनी थी आज़ादी, तो आज़ादी से पहले उस बात का आभास था कि देशी रियासतें कहीं भी इधर उधर बदल सकती हैं। तो वो दृढ़ उनके विश्वास, साथ हाँ, वो दृढ़ इच्छा शक्ति से ही वो पूरा देश इतनी ना थी कि अखंड जो है, उन्होंने बिल्कुल। ठान लिया उसको वो करके रहेंगे, और पूरी अच्छा, तरीके आज से। जैसे आप बताइए कि आज का दौर का मायने दोनों ही जी। जो व्यक्तित्व है वो युवाओं के लिए एक आदर्श है, अगर वह इन्हें देखे तो आपको जीवन में सफल बना सके है। अच्छा, 31 अक्टूबर ने एक पूर्व अपने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की भी पुण्यतिथि है, तो आप वहाँ के बारे में भी हमारे देखिए, अभी इन दोनों की जयंती है, यानी जन्मतिथि है, और स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, और जिनको अगर देखा जाए तो महिला सशक्तिकरण के रूप में एक इतने बड़े पद पर पहुंचने से लेकर के उनके द्वारा किए गए योगदान को अगर हम रेखांकित करते हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, चाहे वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो, या परमाणु परीक्षण करने को लेकर के हो, या पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो, तो एक महिला होकर के वो लेडी वहाँ से जो इंदू के नाम से इंदिरा तक पहुँची, और इंदू से इंदिरा होकर के जो प्रधानमंत्री तक पहुँची, वो अगर वहाँ से वहाँ तक पहुँच सकती हैं, कल्पना चावला वहाँ तक पहुँच बन सकती हैं, तो आज भारत के अंदर जो नारी है उनके लिए सबसे ज़्यादा श्रद्धा, आदर्श, या ये कह सकते हैं अपनाने का, यानी बहुत कुछ सीखने का एक प्रेरणादायी इस तरीके का महिला सशक्तिकरण के लिए देखें तो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, जिनकी की वो पुण्यतिथि है, 31 अक्टूबर को उनको गोली लगी और वो शहादत हो गई उनकी, तो उनको भी हम स्मरण करते हैं, नमन करते हैं, और महिला शक्ति के प्रतीक के रूप में पूरा देश उनको जानता है। उनमें भी ठीक उसी प्रकार की बहुत सारी दृढ़ इच्छा शक्ति हुआ करती थी कि जो ठान लेना है वो करके गुजरना है। तो जितनी नारी शक्ति, जिसको अपने आप को कोई अबला कहता है या दूसरे को कोई अबला कहता है, मैं इस विचार से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं हमेशा, जब ये पुण्यतिथि भले ही है उनकी, लेकिन उनके व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो कोई भी एक चीज़ आप उठा के देखेंगे तो महिलाएं इतनी सशक्त हैं, सबल हैं, और पूरे विश्व के अंदर भारत की प्रधानमंत्री के रूप में, भारत की महिला प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उस तरह से अपना नाम रोशन किया और एक पहचान भारत को दिलाई। बिल्कुल, जो तीनों ही अब है, चाहे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल है, महर्षि वाल्मीकि है और इंदिरा गांधी है, तीनों ही एक आदर्श है जो आज के युवा की और युवा पीढ़ी ने, आप अगर इन्हें आपने आत्मसात करे तो वो बहुत कुछ आप आगे देश में बढ़ा सके है।
बिल्कुल। और जैसे आप ये बता रहे हैं कि रामायण है, तो रामायण अपने आप में एक बहुत बड़ो मतलब जिन्हें कहे कि जीवा की एक दर्शन है, जीवन दर्शन है, बिल्कुल जीवन दर्शन, वो जो आपको किसी भी अन्य राष्ट्र में कहीं दूसरी सभ्यता संस्कृति में नहीं मिल सकता। वो भारतीय संस्कृति का एक अनूठा नायाब इस तरीके का एक महाकाव्य है, इस तरह का ग्रंथ है कि जिसको अगर हम समझना चाहें, पढ़ना चाहें, दो चीज़ें होती हैं, एक तो पढ़ लेना और एक पढ़ना और गुणना, दोनों चीज़ें के उसको अगर हम उसके भाव को समझें, उसके मर्म को समझें, व्याख्याएं उल्टी सीधी तो हम कुछ भी कर सकते हैं, टिप्पणी किसी के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन अपने उसको अपनाना, उसके मर्म को आत्मसात करना, मर्म को समझना, तो वो मर्म को जिस दिन हम समझ गए उस समय हमारी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण स्वतः ही हो जाता है। तो दर्शकों, जी प्रकार से आज डॉक्टर साहब बात बताइए आपने, तो वह उन्हें आपने आपका चरित्र में उतारवा का प्रयास करना चाहे। तो आप जो कहने में एक छोटी सी और कि ये जितने भी पर्व आते हैं, त्यौहार आते हैं, चाहे हम 15 अगस्त को ले लें राष्ट्रीय पर्व के रूप में, चाहे 26 जनवरी को ले लें, या अन्य किसी भी जो हमारे जो महान चिंतक हैं, विचारक हैं, उनकी पुण्यतिथि हैं, जयंती हैं, उनको हम बस उस दिन नमन करते हैं, स्मरण करते हैं और भूल जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ आवश्यकता है हमें उनके वो सारे जो सिद्धांत हैं, जो उनके द्वारा दिए गए आदर्श हैं, उन चीज़ों को, उनमें से हम कैसे कैसे सार को गए लें और थोता दे उड़ाए, तो वो सार को हमें गहने की आवश्यकता होगी और उसको हमें जीवन में अपनाना होगा। वो आपके ताई भलो है, देश के ताई भलो है, राष्ट्र के ताई भलो है। तो डॉक्टर साहब आप आज स्टूडियो में पधारे, इतनी अच्छी जानकारी थी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, चलते चलता एक जरूरी बात, कोरोना ने हरानो है, तो कोरोना ने आपने क्या हरानो है, सबसे जरूरी है कि आपने 2 गज की दूरी रखनी है, सामाजिक दूरी रखनी है, और मुंह पे मास्क तो लगानो ही लगानो है। उस प्रकार से जिस प्रकार से आप गाड़ी में बैठा सीट बेल्ट लगावा, 2 पहिया वाहन पे बैठा हेलमेट लगावा, उसी तरह से आपने घर से निकलवा से पहले सबसे पहले मास्क लगानो है, और हाथा ने तो बार बार धोता ही रहना है, क्योंकि आपने कोरोना ने हरानो है। तो आज इस विषय के साथ जो आप इतनी अच्छी जानकारी ली, आज को समय 8 समाप्त हुआ है। फिर कोई नई विषय के साथ थाके सामने उपस्थित होने वाला, जब तक राम राम सा। राम राम।